अगर आप लोगों को तो आवाज क्लियर होगी। ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग। अभी तक कहाँ थे? सादाबाद को भी गुड मॉर्निंग, आगरा को भी गुड मॉर्निंग। ठीक है। लगभग आप लोगों का 3 या 4 दिन का जो भी एक शेड्यूल अटेंडम रहा, इसमें आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन आप शायद साइंस की क्लास डिजर्व कर रहे थे, बायो एक्सेट्रा क्लास की होंगी। ठीक है। बायो भी तो काफ़ी इंजॉय, अच्छा ही सब्जेक्ट होता है, तो मुझे ये लगा तब तक आप लोग बायो करते रहो, उसके बाद आपकी फिजिक्स जिस रिदम या जिस शेड्यूल पे थी वो चलती रहेगी। तो आपने फिजिक्स में जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, या चैप्टर का नाम था लाइट या प्रकाश, और लाइट या प्रकाश चैप्टर में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था कि मिरर या दर्पण शब्द पढ़ना शुरू करेंगे, प्रकाश या लाइट। और इसमें हमें पढ़ना था दर्पण या मिरर। तो इस 3-4 दिन के गैप में तो आप लोगों ने भी पढ़ा कम ही होगा कि स्टडी चल रही थी, मतलब बायो पढ़ रहे थे, पढ़ाई जारी थी कंटिन्यू। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सादाबाद, आपकी आवाज में पहचानता हूं। ठीक है। रही बात स्टडी करने के दौरान, हमेशा आप एक काम याद रखना, मैं आपसे रेगुलर कहता हूं कि ज्ञान कहीं से भी आपको मिल सकता है। यदि ज्ञान शब्द के बारे में बात करें तो आपके पास 2 विकल्प हमेशा होंगे कि आप या तो विद्वान बनो या आप बुद्धिमान बनो, दोनों में गैप हमेशा होगा। गैप की अगर बात करूं तो देखो, विद्वान का मतलब किसी एक टॉपिक को ही लेकर पढ़ना शुरू कर देना। आपको मैथ अच्छी लगती है, आपने मैथ ही करनी शुरू कर दी, और उस मैथ में भी आपने एक टॉपिक चॉइस कर लिया कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री। आपने जब खूब मेहनत कर दी तो आप विद्वान बन सकते हो, और विद्वान का सिलेक्शन नहीं होता एग्जाम में, यह खास बात आप याद रखना। जो विद्वान होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता, उसकी वजह क्योंकि सिलेक्शन के लिए तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी चेक एंड बैलेंस वे में आनी चाहिए या नहीं। लेकिन आपने सिर्फ मैथ को पकड़ लिया। एक बात तो तय है कि मैथ में कोई भी क्वेश्चन आया, आप उस आपकी ग्रिप से निकलकर बाहर नहीं जा रहा होगा, तो नो डाउट आप विद्वान बन चुके हो। लेकिन बुद्धिमान वाला कॉलम क्या हो, मैथ को भी टाइम दो, रीजनिंग को भी टाइम दो, इंग्लिश को भी टाइम दो, और जीके को भी टाइम दो। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई लो। एक बार सिलेक्शन ले लो, सिलेक्शन लेने के बाद विद्वान बनने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है। ठीक। तो मैंने आपसे जो एक बेसिक अंतर बताया कि बुद्धिमान और विद्वान में अंतर क्या होगा, तो पूरा जीवन पड़ा है आपको विद्वान बनने के लिए। तो बुद्धिमानी इसी में होगी कि सभी टॉपिक्स को चेक एंड बैलेंस आप लोग टाइम दे रहे होगे। भगवान बुद्ध को भी विद्वान की अगर बात करें तो देखो, दोनों से मतलब ज्ञान से ही होता है, ज्ञान ही तो अर्जित कर रहे थे। जब आप अपने स्पेसिफिक फील्ड में जरूरत से ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लो तो विद्वान हो, कंफर्म। सभी चीजों में ज्ञान अर्जित कर रहे हो तो व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है। तो यहां पर अगर हम चेक करें तो भगवान बुद्ध को जब यह लगा कि उन्हें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो 29 साल या 30 साल की उम्र में जब वो घर का त्याग करते हैं तो पहुंचते हैं, और किसी ने बता रखा था या उन्होंने भी पुस्तकें पढ़ रखी थी कि जो ऋषि मुनि हैं वो आंख बंद करके तपस्या में लीन हो जाते थे, तो भगवान प्रकट होते थे और पूछते थे बताओ क्या चाहिए, एक्सेट्रा होता था या नहीं, आपने भी पढ़ रखा होगा। भगवान बुद्ध को भी ऐसा ही लगा। एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, और जब तप साधना में लीन होते हैं तो उन्हें लगता था कि ईश्वर अब प्रकट होगा और उनसे पूछेगा कि ज्ञान चाहिए तो ज्ञान वो उन्हें प्रदान करे। लगातार ये आंख बंद करके यूं ही बैठे रहते हैं, और एक समय के बाद इनका शरीर जरूरत से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है, क्योंकि ये कुछ खा नहीं रहे थे और हट पर थे कि ईश्वर को आना होगा। तो कुछ ब्राह्मण वहां से गुजर रहे थे जिनकी संख्या 5 थी। तो उन 5 ब्राह्मणों को यह लगता है कि यह शख्स ज्ञान की खोज में इस जंगल में तपस्या पर बैठा हुआ है, हम भी यहीं इसके पास बैठ जाएं, जैसे इसे ज्ञान प्राप्त होगा ये ज्ञान हमें डिलीवर करेगा। ठीक। वो अपने लालच में बैठते हैं कि ज्ञान हमें भी मिलने वाला है। भगवान बुद्ध असहाय हो चुके थे, अचानक मूर्छित होंगे, और जब बेहोश होकर गिर जाते हैं तो उनमें से एक ने कहा कि अरे इसे पानी पिला दो अन्यथा मर जाएगा। बाकी 4 ने रोक दिया कि अगर पानी पिला दोगे उठ जाएगा तो दोबारा ये फिर से यही करेगा, क्या इसकी सजा यही है कि इसे यूं ही पड़े रहने दो।
उसे छोड़कर चले जाते हैं। भगवान बुद्ध को पहला ज्ञान अब प्राप्त होने वाला था। एक महिला उधर से गुजर रही थी, उसने समझाया, उन्हें पानी पिलाने के बाद जब होश में आए तो उन्होंने बताया कि शरीर को सिर्फ कष्ट पहुंचाकर अगर ज्ञान प्राप्त होता तो प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान न प्राप्त कर लेता। मतलब उन्हें यह समझ में आया कि शरीर को भी कष्ट पहुंचाना एक प्रकार की हिंसा ही है, तो वो अहिंसा का मार्ग चुनेंगे। भगवान बुद्ध वहां से चल चुके होते हैं। रास्ते में पहुंचेंगे तो एक तालाब पर एक संगीतज्ञ बैठा होगा, लगातार वीणा पर उंगलियां फेर रहा था। जब तार उसने बहुत ज्यादा कसे कर रखे थे, जब तार बहुत ज्यादा टाइट थे और वीणा पर उंगलियां फिराता था तो आवाज बड़ी तीखी सी निकलती थी। उसे लगा तार को कुछ ढीला करूं। जब तार जरूरत से ज्यादा ढीले हो गए, जब उसने उंगलियां फिराई तो आवाज बड़ी बुरी सी आई। उसने तार को न ज्यादा टाइट किया और न ज्यादा ढीला किया, एक मीडियम में रखा, और जब मीडियम में रखने के बाद उसने उंगलियां फिराई तो उसमें से संगीत की सबसे अच्छी धुन निकली। तो भगवान बुद्ध को पता चला मध्यम मार्ग। तो लगातार आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग की परिकल्पना किस धर्म में है। तो जो मध्यम मार्ग की परिकल्पना है यह आपको बौद्ध धर्म में दिखाई देगी। तो भगवान बुद्ध ने सिद्धांत दिया तुरंत कि मध्यम मार्ग का चयन करें ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यह चीज आप पर भी लागू होती है। हाइपर होके जब आपने पढ़ना शुरू किया तो आपने 10 घंटे पढ़ लिया, तो सेम वही भगवान बुद्ध वाली बात कि आप सब कुछ त्याग कर 10 घंटे 15 घंटे स्टडी कर रहे हो, अचानक डाउन हो गए और एक हफ्ते बुक को ही टच नहीं कर रहे हो। देखो दोनों में अंतर था या नहीं? या तो तार को आपने बहुत ज्यादा टाइट कर दिया या एकदम लूज कर दिया। न ज्यादा टाइट करो, हाइपर होके 15 घंटे मत पढ़ो, लूज होकर एक वीक आराम भी मत करने लगो, मीडियम पाथ एक्सेप्ट करो। आपको लगता है आप 2 घंटे 3 घंटे जो भी पढ़ सकते हो, एक मीडियम पाथ से अपने कैलिबर के अनुसार पढ़ते रहो, नो डाउट सक्सेस मिलेगी। तो मध्यम मार्ग का ही चयन करो, हाइपर बिल्कुल मत हो। जरूरत से ज्यादा हाइपर हो गए तो उतनी तेजी से डाउन भी हो गए। पता लगा एक वीक तो बड़ा अच्छा शेड्यूल था, मैं 10 घंटे पढ़ता हूं, तो देखो संडे वाले दिन क्या कहेंगे, आज आराम कर लूं, 10 दिन बड़ी मेहनत की। वो आज वाला आराम 1 हफ्ते तक चलेगा। वो जो 1 हफ्ते काम किया था वो 15 दिन में बैलेंस कर रहे थे कि अब आराम कर लिया, फिर से प्रोग्राम बनाता हूं। कभी प्रोग्राम नहीं बनने वाला। एक मध्यम मार्ग का चयन करो। वो समय आपके लिए जरूरी नहीं कि शुरू में ही आपने 5 घंटे 10 घंटे कर लिया। पहले सिटिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ाओ। सिटिंग कैपेसिटी का मतलब 1 घंटे पहले बैठने की आदत डालो, 2 घंटे। जब तक सिटिंग कैपेसिटी आप में नहीं होगी तब तक आप स्टडी भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहली आदत, आप अपने अंदर सिटिंग कैपेसिटी डालो, हाइपर होके मत डालो। धीरे धीरे आप अपने कैलिबर को बढ़ाओ और ईमानदारी से पढ़ो। प्रेशर मत लो कि सामने वाले ने इतना पढ़ रखा है और मैंने कितना पढ़ रखा है, डजेंट मैटर। उसने पढ़ रखा होगा और आप पढ़ रहे हो, आपने 5-6 महीने मेहनत कर दी तो आपने भी उन सारी चीजों को पढ़ लिया। तो खुद को कंपेयर मत करो। दुनिया में 7 अरब लोग हैं, हर व्यक्ति अपने अनुसार सोच रहा होता है। इसका मतलब एवरी पर्सन इज ए यूनिक पर्सनालिटी। आप भी एक यूनिक पर्सनालिटी हो। आप अपने अनुसार सोचो, अपने अनुसार कार्य करो। सादा बात, आवाज क्लियर जा रही है? तो यहां तक हम एक डिस्कस बता रहा था कि आपको चीजों को, ओके थैंक यू सादा बात, ठीक है। तो आपको पढ़ना कैसे है, अपना एक प्रॉपर चैनल बनाओगे, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ और उस अकॉर्डिंग आप कामों को करना शुरू कर दो। तो टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था कि प्रकाश में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, मिरर या दर्पण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रेगुलर आपके क्वेश्चन दर्पण से पूछे जा रहे होते हैं। तो देखो इस दर्पण को पढ़ाने से पहले मैंने 2 शब्द आपसे डिस्कस किए थे। इस मिरर का काम क्या हो? सिर्फ एक काम होता है। अगर आपने मिरर लिया और उस मिरर में आपको आप दिखाई देते हो, मीन्स आपकी इमेज दिखाई दे रही है या नहीं, प्रतिबिंब, तो मिरर का देखो काम क्या हुआ कि वो आपका प्रतिबिंब बनाए। क्या बनाए? यही तो इसका काम दिखाई दिया। एक मिरर का काम क्या होगा कि वो आपका प्रतिबिंब या इमेज बनाए। क्लियर सी बात समझ में आ गई या नहीं? देखो दूसरा पॉइंट, अब कोई आपसे ये पूछे कि इसने प्रतिबिंब बनाया कैसे, तो हमेशा याद रखना ये प्रतिबिंब सिर्फ प्रकाश के परावर्तन के कारण बनाता है। किस कारण से बनाता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। अब ये देखो, रात में अगर चारों तरफ अंधेरा है, आप शीशे में अपना चेहरा देखोगे तो क्या आप दिखाई दिए? प्रकाश नहीं था। दिन के समय जब आपने अपना फेस देखा तो देखो आपका फेस दिखाई दे रहा था। उसकी वजह प्रकाश आया होगा, टकरा कर वापस गया।
प्रकाश होगा तब तो टकरा कर वापस जाएगा, और प्रकाश जब भी किसी चीज से टकरा कर वापस जाए तो उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कंफर्म? तो आप हमेशा याद रखना, मिरर या दर्पण का काम होता है प्रतिबिंब बनाना। पूछे कि ये प्रतिबिंब क्यों बना, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो अगर मैं इसे एक लाइन में कहना चाहूं तो यूं कह सकता हूं, प्रकाश के परावर्तन के कारण दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। सिंपल सा सब तो यही दिखाई दे रहा होगा। हमें सिर्फ मिरर में क्या देखनी है? प्रतिबिंब। कोई पूछे प्रतिबिंब क्यों बना था तो क्या बताएंगे? प्रकाश के परावर्तन के कारण। इसका मतलब पूरे मिरर में सिर्फ हम ये 2 पॉइंट पढ़ेंगे, प्रतिबिंब और प्रकाश का परावर्तन। कंफर्म हो या नहीं? तो दर्पण के आगे लाइन में लिखना ये पानी मंगवा देना। दर्पण के आगे लाइन में लिखना, प्रकाश के परावर्तन के कारण दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। मीन्स इमेज क्रिएट बाय मिरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के कारण दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण का सिर्फ यही काम था जो एक लाइन में आपने लिखा। 2 शब्दों को आपने जोड़ा, प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रतिबिंब। मीन्स प्रकाश के परावर्तन के कारण क्या बना है? प्रतिबिंब। किसके द्वारा? दर्पण के द्वारा। कंफर्म? नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, दर्पण सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। यह हो चुका था। ओके, ए नंबर पर लिखना समतल दर्पण। हेडिंग में दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। ए नंबर हेडिंग में लिखना समतल दर्पण। समतल दर्पण या प्लेन मिरर। अब आपने घर में जो दर्पण रख रखा है वो समतल दर्पण ही तो होगा। कंफर्म? मीन्स यूं दिखाई दे रहा होगा और इसके पीछे यूं पॉलिश। इसी में तो आप अपनी इमेज या प्रतिबिंब देखते हो। कंफर्म? तो सबसे पहले हेडिंग भी हमने क्या ले रखी है? समतल दर्पण। और किसी भी दर्पण का काम क्या था? प्रतिबिंब बनाना। तो देखो हम यहां पर पॉइंट चेक करना शुरू करेंगे, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो। तो जाहिर सी बात है यहां पर हेडिंग में प्रतिबिंब ही देख रहे हैं। अब प्रतिबिंब हम किसके द्वारा देख रहे हैं? समतल दर्पण के द्वारा। सादा बात क्लियर हो या नहीं अभी तक? प्रतिबिंब या इमेज। और देखो यही आपका क्वेश्चन होता है। ठीक, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा? समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। क्लियर सी बात समझ में है या नहीं? क्योंकि मैंने कहा दर्पण में सिर्फ हमें एक चीज पढ़नी है, प्रतिबिंब। कंफर्म? तो अब आपसे यह पूछना शुरू कर दे कि समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखो चेक करना शुरू करूं। सपोज करो आपके सामने यह दर्पण रखा हुआ है। कंफर्म? अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना दाहिना हाथ उठाओ तो देखो आप ये वाला हाथ उठाओगे या नहीं? कंफर्म? देखो मैंने ये वाला हाथ उठाया तो प्रतिबिंब में क्या होगा? इसने अपना ये वाला हाथ उठाया या नहीं? फिर से ध्यान देना, अगर मेरा फेस बोर्ड की तरफ है और आपका भी फेस बोर्ड की तरफ है और मैं कहूं दाहिना हाथ उठाओ तो देखो ये वाला उठाएंगे या नहीं? ठीक। और इसने कौन सा वाला हाथ उठाया? अपना बायां हाथ उठाया या नहीं? जब आपने अपना दाहिना हाथ उठाया तो मिरर ने कौन सा हाथ उठा रखा है? बायां वाला। क्लियर सी बात समझ में आ रही है? इसका एक तरीका हो सकता है कि एक शख्स मेरे सामने खड़ा हो और मैं आपके सामने खड़ा हूं।
जैसे मैं कहूंगा दाहिना हाथ उठाओ तो देखो आप ये वाला उठाओगे, जबकि मैं अपना दाहिना वाला हाथ कौन सा उठाऊंगा, ये। कंफर्म सी बात समझ में आई या नहीं? अगर मैंने दाहिना उठाया था तो ये अपना दाहिना उठा लेता तो मैं कहता भाई प्रतिबिंब सीधा बना है, लेकिन इसने कौन सा उठाया था हाथ, लेफ्ट हैंड उठाया था या नहीं? जब आपने अपना दाहिना हाथ उठाया तो इसने अपना बायां हाथ उठाया। देखो फिगर उल्टा बन रहा है या नहीं? लेकिन उल्टा लिखोगे नहीं। देखो उल्टा क्यों नहीं लिखोगे? उल्टा का मतलब क्या होता है, आप दर्पण के सामने जाकर खड़े हो गए और पूछा समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, आपने लिख दिया उल्टा, तो उल्टा का मतलब ये तो नहीं कि आपका सिर नीचे था और पैर ऊपर दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतिबिंब तो नहीं बना था। तो कभी भी उल्टा शब्द नहीं लिखोगे। देखो क्या लिखोगे, इस हिस्से का प्रतिबिंब बन रहा था या नहीं, इस हिस्से को पृष्ठ या लैटरल कहते हैं। कंफर्म, ये वाला हिस्सा क्या दिखाई देता है, पृष्ठ। अगर इसने पृष्ठ का ही सिर्फ प्रतिबिंब बनाया है तो पृष्ठ का उल्टा भाग बनाया है या नहीं? तो मैं ये कह दूं कि पार्श्व उल्टा कैसा प्रतिबिंब बना, पार्श्व उल्टा मीन्स लैटरल इनवर्ट। मतलब मैंने दाहिना हाथ उठाया तो इसने कौन सा हाथ उठाया, बायां हाथ उठाया, उल्टा बना है लेकिन कैसा, पार्श्व उल्टा। तो पार्श्व उल्टा का मतलब हमेशा ये समझना, आप राइट हैंड हाथ उठाओ तो ये कौन सा उठाए, लेफ्ट हैंड। लेकिन जहां लिखा हो उल्टा तो इस उल्टा का मतलब क्या हुआ कि सर नीचे हो गया और पैर ऊपर हो गए, ये तो उल्टा प्रतिबिंब हुआ। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? उल्टा का मतलब ये और पार्श्व उल्टा का मतलब लेफ्ट एंड राइट का अंतर। क्लियर सी बात समझ में आई? तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा दिखाई दिया, पार्श्व उल्टा। तो पहला पॉइंट तो यही लिखना, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हेडिंग में लिख चुके हो तो डायरेक्ट यहां पर क्या लिख दें, पार्श्व उल्टा। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या हो, पार्श्व उल्टा ब्रैकेट में लिख लेना लैटरल इनवर्स। पार्श्व उल्टा। अब देखो क्वेश्चन क्या कहे, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होगा। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? आपसे क्वेश्चन दे समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होगा, ऑप्शन ए में लिख दे पार्श्व उल्टा, ऑप्शन बी में लिख दे उल्टा, ऑप्शन सी में लिख दे सीधा, ऑप्शन डी में लिख दे इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होना चाहिए, पार्श्व उल्टा, क्योंकि आपकी नकल कर रहा था और नकल करते समय इसने एक गड़बड़ी कर दी। जब आपने राइट हैंड उठाया तो इसने कौन सा हाथ उठाया था, लेफ्ट हैंड उठाया था, इसीलिए प्रतिबिंब कैसा बन गया, पार्श्व उल्टा। कंफर्म। देखो नेक्स्ट बात आपसे क्या पूछे, जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण से, पूछेगा वास्तविक होगा, आभासी होगा या काल्पनिक होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक, हमेशा समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, रियल। तो यहां पर दूसरा शब्द क्या लिखोगे, वास्तविक। मीन्स समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक या रियल होगा। आभासी का मतलब क्या हुआ? फेसबुक पे फ्रेंड हैं या नहीं, कितने हैं, 50-60? कई लोगों ने तो 10, 12, 15 साल की उम्र होने दो, इतने फ्रेंड होते हैं कि छोटा मोटा देश बना लें। ठीक है, वो आपके वर्चुअल फ्रेंड हैं। कितने? 345, सादा बात। ठीक है, ओके। देखो ये जो आपके फेसबुक के फ्रेंड दिखाई देते हैं जिनसे आप कभी नहीं मिल रहे हो, कोई फ्रांस का एक्सेट्रा, लोग अपनी फीलिंग्स वहां पर बता रहे हैं, कहीं बीमार हैं तो भी लगा देते हैं सारी चीजें, वो आपके वर्चुअल फ्रेंड हैं। काल्पनिक इसलिए नहीं कह सकते, आपने कल्पना से तो उन्हें बना नहीं रखा। वो लोग हैं लेकिन सिर्फ आपको आपके होने, अपने होने का आभास देते हैं कि मैं हूं। आभासी हुए या नहीं, वास्तविक तो दिखाई नहीं देते। वास्तविक तो वो होगा जो आपसे यहां मिल रहा है, कोई विवाद हो गया तो फिर आपको हो सकता है 2-4 हाथ भी लगाए, वास्तविकता में ही मुलाकात होगी। ठीक, तो जिनके साथ हो वो आपके वास्तविक फ्रेंड हैं, जो फेसबुक पे हैं वो वर्चुअल फ्रेंड हैं। अब कल्पना में बना लेना कि मेरा कोई ऐसा फ्रेंड है, कल्पना में मैक्सिमम लोगों के फ्रेंड होते हैं अजीबो गरीब से।
कल्पनाओं में खोए रहो, तो वो काल्पनिक फ्रेंड हैं आपके। तो एक तो इमेजिनरी फ्रेंड काल्पनिक, एक वर्चुअल मीन्स आभासी। तो फेसबुक वाले आभासी, जो सपने में है वो काल्पनिक, और जो साथ बैठा है वो वास्तविक। कंफर्म। तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। फिर आपसे ये पूछेगा कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक, सपोज करो ये एक समतल दर्पण था यहां रखा हुआ, और इसके सामने आपने ले जाकर एक वस्तु खड़ी कर दी, ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का इसमें प्रतिबिंब बनेगा या नहीं? और जैसे प्रतिबिंब बनेगा, देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। देखो अगर ये वस्तु है तो ये प्रतिबिंब है या नहीं? ठीक। पूछेगा समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, वस्तु से बड़ा होगा, या वस्तु से छोटा होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखना वस्तु के बराबर होगा। कंफर्म। तीसरा पॉइंट मीन्स प्रतिबिंब वस्तु के बराबर। पूरी लाइन लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब तो लिख ही चुके हो ऊपर। बार बार उसी लाइन को फिर लिखना कि प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, तो हम प्रतिबिंब तो लिख ही चुके हैं। कंफर्म। हाँ, डिस्टेंस का असर पड़ता है, एक बार उसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, यहां तक कंफर्म हो या नहीं? अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या दिखाई दिया? पार्श्व उल्टा, वास्तविक, वस्तु के बराबर। अब जरा एक चीज चेक करो, हमने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था, वास्तविक, फिर शब्द इस्तेमाल किया आभासी, और एक शब्द क्या इस्तेमाल किया? चेक करना शुरू करो। जब समतल दर्पण के सामने आप जाकर खड़े हुए तो क्या वास्तव में कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो गया था? आप दो तो नहीं हो गए थे कि आपने उसे निकाल लिया तो लेकर चल गए कि चलो अब कहीं युद्ध करना है। तब तो अच्छा हुआ कि आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो और अपने जैसे 100 और निकाल लो। कंफर्म। तो वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं था। कंफर्म। दूसरी चीज चेक करो, आभासी का मतलब मैंने क्या बताया कि आपके पास ना हो, आभास दे रहा हो, तो ऐसा भी नहीं था, आपके पास तो था या नहीं? इसका मतलब आभासी भी हटा दूं, आपके सामने जो था फिगर वो कैसा दिखाई दे रहा था? काल्पनिक। ठीक। तो इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा काल्पनिक या इमेजिनरी, तो यहां पर लिख लेना बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक। एक मिनट यहां सॉरी, इसे काल्पनिक कर दो। जहां वास्तविक लिखा है ना, सॉरी, सेकंड नंबर पॉइंट को काल्पनिक कर दो। तो यहां काल्पनिक, आपने वो काल्पनिक रियल पूछना शुरू किया, उसी समय मैंने पता नहीं कब ये लिख दिया। ठीक है, काल्पनिक या इमेजिनरी कर देना। पार्श्व उल्टा, काल्पनिक और वस्तु के बराबर, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। हाँ, मार्कर चेंज कर दीजिए। क्या मार्कर? अच्छा, ओके ओके। क्या 3 पॉइंट लिख चुके या नहीं? ठीक है, यहां तक कंफर्म हो। देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर देखना शुरू करते हैं। यहां तक अब आपसे अगर क्वेश्चन में ये डाले कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब तो कैसा? पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा का मतलब लेफ्ट एंड राइट का अंतर। कंफर्म। दूसरा शब्द क्या दिखाई दिया? काल्पनिक। और तीसरा शब्द वस्तु के बराबर। चौथा पॉइंट तलाशते हैं कि प्रतिबिंब कैसा? हाँ है। एक तो वो आपकी कल्पना हो गई, एक इमेज ने आपको काल्पनिक बना रखा है। वास्तविक तो हो नहीं, वास्तविक होते तो निकाल लेता, आभासी होते तो कहीं दूर होते, मुझे आभास होता कि कोई है, लेकिन आभास नहीं, मुझे दिख रहा है लेकिन काल्पनिक है ये।
मुझे दिख तो रहा है या नहीं? राइट। अंदर जो दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति काल्पनिक है। आभास का मतलब दिखाई न देता। लोग कहते हैं मुझे आभास हो रहा है कि कोई आने वाला है, दिख तो नहीं रहा ना। जब आपको यह लगे मुझे आभास हो रहा है कि मेरी इमेज बनी है, तब वो आभासी होगा। लेकिन दिख रहा है तो काल्पनिक है, क्योंकि वास्तविक है नहीं। आभासी होता तो मैं सिर्फ आभास करता, तो यहां आभास न होकर कैसा दिखाई दिया? काल्पनिक। कंफर्म। नेक्स्ट देखो, क्या सारी इमेज इमेजिनरी नहीं होंगी? जो आपका अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है, वहां पर आपकी कई टाइप की इमेज बनेंगी, ठीक है। वास्तविक भी बनेगी, काल्पनिक भी बनेगी, आभासी भी बनेगी, उल्टी भी बनेगी, सीधी भी बनेगी, वस्तु के बराबर भी बनेगी, वस्तु से छोटी भी बनेगी, वस्तु से बड़ी भी बनेगी। लेकिन यहां पर सिर्फ समतल दर्पण से काल्पनिक ही होगी। यहां तक कर चुके। नेक्स्ट पॉइंट में यहां देखें, अगर समतल दर्पण यहां रखा हो और कोई व्यक्ति 10 मीटर की दूरी पर खड़ा हो, यहां समतल दर्पण से दूरी कितनी दिखाई दी? 10 मीटर। कंफर्म। तो इस व्यक्ति का प्रतिबिंब बनेगा या नहीं समतल दर्पण में? जब बनेगा तो हो सकता है देखो प्रतिबिंब यूं दिखाई दे। कंफर्म। देखो आपसे क्वेश्चन क्या कहे कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है तो यह कोई भी वस्तु हो सकती है या नहीं? और यह क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब। कंफर्म। यदि कोई भी वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 मीटर पे रखी हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी होगी। कंफर्म। देखो ऑप्शन में क्या देगा? 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर या 40 मीटर। ठीक, हमेशा याद रखना 10 मीटर। देखो कैसे, जितनी दूरी पर यह होगा उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। सपोज करो आपके सामने यहां पर एक फैन होता, तो देखो इस फैन का फिगर यहां पर भी बन रहा होता या नहीं? अगर यहां पर एक झरोखा होता तो देखो इस झरोखे का फिगर यही बनता या नहीं? क्लियर सी बात समझ में आ रही है? ये झरोखा यहां था तो इसका यहां फिगर बन गया, पंखा यहां था तो इसका यहां बन गया, आप यहां खड़े थे तो यहां बना। ठीक, यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी भी दूरी पर रखी होती है तो बनने वाला प्रतिबिंब भी समान दूरी पर बनेगा या नहीं? अब देखो दूसरा क्वेश्चन, आपसे यह कहे कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर रखी है। पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दोनों कंपेयर करना। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 10 मीटर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब कितने मीटर दूरी पर बनेगा? 10 मीटर। कहे यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 10 मीटर दूरी पर रखी हो तो वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच में कुल दूरी 20 मीटर हो गई या नहीं? तो क्वेश्चन पढ़ते समय कॉन्शियस रहना कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में कुल दूरी पूछे तो कितनी बता देनी है? 20 मीटर। जब सिर्फ ये कहे कि कोई वस्तु 10 मीटर पे रखी है तो आप बता देना प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनेगा? 10 मीटर की दूरी पर। ठीक, पॉइंट नंबर 4, कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर होती है कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही समान दूरी पर बनता है। कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर होती है, एनी ऑब्जेक्ट विच फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर देन इमेज विल बी आल्सो क्रिएट एट सेम डिस्टेंस। कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही समान दूरी पर बनेगा।
कंफर्म। इस वाले फिगर को वहां बना लेना ताकि आपको क्लियर रहे कि वस्तु कितनी मीटर दूरी पर रखी है, 10 मीटर। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, 10 मीटर। जब वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में कुल दूरी पूछे तो 20 मीटर। इसे उसी पॉइंट के आगे बना लेना ताकि क्लियर रहे। एक तरफ वस्तु लिख देना, एक तरफ प्रतिबिंब या इमेज। हो गया। काल्पनिक समतल दर्पण काल्पनिक रखो, नहीं यूं ही दे दिया, तुम काल्पनिक रखो। कहां चेक किया, नेट पे, हटा दो, काल्पनिक रखो, इमेजिनरी। हो गया। आभासी का मतलब आपको दिखता ही नहीं, आभास हो रहा होता, बहुत ही हल्का। तो एक आभास होता कि कुछ है। लोग क्या कहते हैं, मुझे आभास हो रहा है कि उस पेड़ के पीछे कोई चीज है। इसका मतलब क्लियर तो नहीं हो। क्या आप शीशे में भी देखकर कहते हो मुझे आभास हो रहा है कि मैं ही हूं? मतलब आभास होता है कि मैं ही हूं, या कंफर्म होते हो कि ये मैं ही हूं? हो ना? ठीक है। अब एक चीज देखो, तो आभासी वाला कॉलम तो हटा दूं, मतलब कंफर्म हो ना। अगर कंफर्म ना होते और आभास होता कि मैं ही हूं या मेरा रूम पार्टनर है, तब तो आभासी मानता। वास्तविक इसलिए नहीं मान सकता कि अगर वास्तविक होता तो आप इसे निकालकर बाहर कर लेते कि चलो चलते हैं, तो वास्तविक हो नहीं सकता। तो फिर बचा कौन? काल्पनिक बच गया, उसे ही रख लो। अगर वास्तविक होता तो लेकर चल देते, वास्तविक नहीं है ना, सिंपल। नहीं कह सकते ना, टेक्निकल में भी वास्तविक नहीं है। ठीक, यहां से देखें दूरी कंफर्म हुई या नहीं, ये फिगर ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट, ये चौथा पॉइंट था ना, ठीक है। 5वां नंबर पॉइंट, पांचवें नंबर पॉइंट में यह पूछता है कि यदि कोई वस्तु, सपोज ये हो, इस तरफ हम हमेशा किसके रख रहे हैं, वस्तु, और इस तरफ प्रतिबिंब। अब अगर ये वस्तु इस मिरर की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू कर दे, स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तो देखो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, कंफर्म, तो प्रतिबिंब की चाल क्या होगी? किसकी चाल पूछ रहा है अब? प्रतिबिंब की। क्लियर सी बात समझ में है या नहीं? यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो फिर प्रतिबिंब की चाल बताओ, तुरंत दोगुनी हो जाएगी। कितनी? देखो, इसका मतलब यदि वस्तु की चाल v, तो प्रतिबिंब की चाल, क्लियर सी बात समझ में है या नहीं? यदि आपकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो प्रतिबिंब की चाल कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट पॉइंट समझ में आया या नहीं? तो पॉइंट नंबर 5 में हमें क्या देखना है कि यदि किसी वस्तु की चाल समतल दर्पण की ओर v हो, तो प्रतिबिंब की चाल 2v होगी। कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखना 5वें नंबर पर, यदि कोई वस्तु सभी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हैं जो रेगुलर पूछे जा रहे होते हैं आपसे, कि यदि वस्तु की चाल v है तो प्रतिबिंब की चाल क्या होगी, तो ऑप्शन में देगा v, 2v, 3v या v/2। ठीक, तो इस प्रकार से आपको देना शुरू कर दे, जैसे दे दे कि यदि वस्तु की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ऑप्शन में दे दे प्रतिबिंब की चाल होगी 10, 20, 5, 30। कंफर्म। तो आदमी कंफ्यूज यही हो रहा होगा, 10, 20 और 5 में सोचेगा कहीं आधी तो नहीं हो गई, सोचेगा बराबर तो नहीं रह गई,
या दोगुनी तो नहीं रह गई, तो ऑप्शन आपके यूं ही क्रिएट कर रहा होगा। कंफर्म। लाइन में क्या लिखा, यदि किसी वस्तु की चाल समतल दर्पण की ओर, यदि किसी वस्तु की चाल समतल दर्पण की ओर v होगी, तो प्रतिबिंब की चाल प्रतिबिंब की चाल 2v, तो प्रतिबिंब की चाल 2v होगी। इस चीज को यहां पर बना लें पॉइंट नंबर 5 के आगे, इसे बना लेना, एक तरफ वस्तु और दूसरी तरफ प्रतिबिंब। कंफर्म हो यहां तक। अभी तक हमने समतल दर्पण में कितने पॉइंट किए कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, पार्श्व उल्टा। दूसरा शब्द हमने क्या कहा, काल्पनिक होगा। तीसरा शब्द क्या था, वस्तु के बराबर होगा। यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 मीटर पर रखी है तो प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनेगा, 10 मीटर की दूरी पर। मीन्स अगर ये 10 मीटर पे था तो प्रतिबिंब भी 10 मीटर की दूरी पर, लेकिन वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की कुल दूरी कितनी थी, 20 मीटर। कंफर्म। फिर हमने नेक्स्ट में देखा कि अगर ये समतल दर्पण है, कोई वस्तु इसकी तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगी तो प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में एक व्यक्ति हो जिसकी हाइट 6 फीट हो, कितनी, क्लियर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने समतल दर्पण की आवश्यकता होगी, तो देखो हाफ। कितनी लंबाई समतल दर्पण की हो, अगर 3 फीट का समतल दर्पण हो तो ये अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। ठीक, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिखाई देता है, किसी भी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई के आधे समतल दर्पण की आवश्यकता होती है। यही दिखाई दे रहा है या नहीं, किसी भी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई के आधे समतल दर्पण की आवश्यकता होती है। कंफर्म। नेक्स्ट लाइन में लिखना पॉइंट नंबर 6। नहीं, इसकी डिस्टेंस एक बार मैंने कहा कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। एक बार देख लूंगा कि अगर 5 फीट का व्यक्ति हो तो डिस्टेंस कितनी हो, 6 फीट का हो तो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये एक बार कैलकुलेट कर लूंगा, आप ये पॉइंट लिख लेना। ठीक, किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए ओके, किसी भी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई के आधे, वस्तु की लंबाई के आधे समतल दर्पण की आवश्यकता, वस्तु की लंबाई के आधे समतल दर्पण की आवश्यकता होती है। To view complete image of any object, to view complete object, हाँ,
सादा बात, आवाज जा रही है नहीं आप तक? टू व्यू कंप्लीट ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, ओके, रिक्वायर्ड हाफ लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, हाफ लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, यहां तक कर चुके? हाँ, वो तो बराबर आप बड़ा कितना भी रख लो, लेकिन ये बता रहा है कम से कम कितना समतल दर्पण चाहिए होगा। तो कम से कम वस्तु की लंबाई के आधा से आधे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट में देखें, प्रतिबिंब की संख्या मीन्स समतल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, नंबर ऑफ इमेज। तो इसमें लिखना नेक्स्ट हेडिंग समतल दर्पण में, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेजेस क्रिएट बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या। कंफर्म। अब एक खास बात देखो, जब मैथ पढ़ते हो दो लाइनें अगर यूं खींची जाए, एक लाइन यूं खींचता चलूं, एक लाइन यूं, दोनों को पैरेलल लाइन कहते हो, समानांतर। क्लियर सी बात समझ में आई? ये दोनों लाइन कैसी दिखाई देती हैं? रेखाएं समानांतर रेखा दिखाई दे रही हैं, समान अंतर पर चल रही हैं, इसीलिए तो समानांतर हैं या पैरेलल। इसका मतलब ब्रह्मांड के दूसरे कोने तक पैरेलल जा सकती हैं। सेम काम देखो, अगर मैं दो लाइनें यूं खींच दूं तो देखो ये भी पैरेलल हैं या नहीं? ब्रह्मांड के दूसरे कोने तक यूं ही चलती रहेंगी। ठीक, अगर दो समतल दर्पण यूं रख दिए जाए तो पैरेलल रखे हैं या नहीं आपने? कंफर्म। यदि दो समानांतर समतल दर्पण हो और आप इनके बीच में आकर खड़े हो जाओ, क्वेश्चन समझ गए या नहीं? दो समानांतर दर्पण के बीच यदि कोई वस्तु है तो उसके कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? क्वेश्चन समझ में आया है नहीं? ठीक, देखो जब भी समानांतर दर्पण के बीच जाकर खड़े होगे तो प्रतिबिंबों की संख्या काउंट की ही नहीं जा सकती, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ये आपका प्रतिबिंब बनाएगा तो ये दर्पण भी आपका प्रतिबिंब बनाएगा या नहीं? ये जो इमेज बनी, इसकी इमेज ये बना देगा और इसकी वाली इमेज ये बना देगा, इसकी ये बना दे और इसकी ये बना दे, ब्रह्मांड के दूसरे कोने तक तो ये इमेज बनाते ही रहेंगे, इनको काउंट किया ही नहीं जा सकता। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि दो समानांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु के कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो जवाब क्या होना चाहिए? अनंत या इनफाइनाइट। कंफर्म। इफ एनी ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिटवीन टू पैरेलल मिरर then images will be infinite. कंफर्म। तो पहला पॉइंट लिखना, दो समानांतर दर्पण क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब या इमेज, लिख लेना अनंत या इनफाइनाइट, मीन्स अनंत प्रतिबिंब बनेंगे यदि कोई वस्तु दो समतल दर्पण हो और जो पैरेलल रखे हो या समानांतर। कंफर्म। झुकाऊंगा, अभी तक नहीं झुकाया था, अभी झुकाकर भी देखेंगे कि कितने बनेंगे। अभी तक मैंने देखो क्या किया है, दो समतल दर्पण यूं ले रखे हैं या नहीं, या यूं न लेकर दो समतल दर्पण को यूं ले लूं। अगर ये दो समतल दर्पण है तो कोई व्यक्ति इनके बीच खड़ा था। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? जब इनके बीच में जाकर यूं खड़े हो गए तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी दिखाई दी? अनंत। इस समतल दर्पण को उठा लो और इसे यहां ले आओ। जैसे यहां ले आऊं तो एक समतल दर्पण ये
दूसरा समतल दर्पण ये है या नहीं? कंफर्म? इनके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कंफर्म? 90 डिग्री का कोण बन रहा है या नहीं? इस समतल दर्पण को थोड़ा सा झुका दूं अंदर की ओर, या इस वाले को थोड़ा सा झुका दूं? जैसे झुका दूं, अब कितने डिग्री का कोण बन गया? देखो 45 डिग्री का बन गया या नहीं? पहले तो देखो 90 का था, अब कितने डिग्री का दिखाई दे रहा है? क्लियर सी बात समझ में आई? अब आपसे क्वेश्चन ये रखे, यदि दो समतल दर्पण के बीच इतने डिग्री का कोण बने तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कंफर्म? कुल कितने डिग्री के कोण हो सकते हैं? 360 डिग्री तक हो सकते हैं। मीन्स अगर टोटल पूछे कितने डिग्री तक का कोण बन सकता है तो आप क्या बता सकते हो? 360 डिग्री तक। इसका मतलब दो समतल दर्पण के बीच कोण कैसे बने? 1 डिग्री का भी कोण हो सकता है, 2 डिग्री का भी, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 360 डिग्री तक लिख सकता हूं या नहीं? एश्योर्ड हो यहां तक? देखो पॉइंट नंबर हम 2 चेक करें। चेक करने का तरीका जरा देखना। तो यहां पर मैंने कितने डिग्री का कोण ले रखा है? यहां पर 45। अधिकतम कोण कितने डिग्री का हो सकता है? देखो 360 यहां रख दूं, ठीक। जब आपको क्वेश्चन दे कि दो समतल दर्पण के बीच यदि 90 डिग्री का कोण बने तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बताएं, तो देखो हमेशा क्या करना है, 360/90 कट कर दें। कितना आया? 4 सम संख्या है या विषम? जब भी इवन नंबर आए सम संख्या तो -1 कर देना। कितना आंसर आया? तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अब जरा दूसरा चेक करो तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो इसका मतलब 360/45 कट करो। कितना आया? 7 आया या 8? सम संख्या है। फिर -1 कर दूं, कितना आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब आपको मैं दूसरा क्वेश्चन दूं। हां बिल्कुल आएगी, अभी लेकर आता हूं, ठीक। देखो ये सम संख्या वाले हमने कर लिए या नहीं? अब विषम वाले कर लें। देखो अभी तक तो सम संख्या वाले थे, अब जरा विषम वाले करके देखो। तो आपसे क्वेश्चन ये कह दे कि दो समतल दर्पण के बीच यदि 40 डिग्री का कोण बने, कितने डिग्री का? तो मैं क्या करूंगा, 360 बटे कट करो, तो प्रतिबिंबों की संख्या यही होगी, क्योंकि संख्या कितनी आई है? विषम है या नहीं? विषम संख्या में माइनस और प्लस नहीं करोगे। क्लियर सी बात समझ में आई? जितने डिग्री का भी कोण करे बस आपको क्या करना है, 360 बटे उतने, ठीक। अब अगर क्वेश्चन एक दूं कि दो समतल दर्पण के बीच 10 डिग्री का कोण बने तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। 360 को 10 से भाग दे दो, 36 आ गया या नहीं? 36 सम संख्या है या विषम? तो सम में -1 कर दें तो कितने प्रतिबिंब बने? 35। हाँ सादाबाद, आपकी आवाज आई 35। कंफर्म हो या नहीं? नेक्स्ट ये पॉइंट समझ में आया? ये वाला पॉइंट समझ में आया? तो नेक्स्ट हेडिंग में, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, हाँ विषम में सेम रहेगा, कोई प्लस माइनस नहीं। हाँ फ्रैक्शन में आए तो हमेशा पूर्णांक होगी। और पूर्णांक कैसे होगी? सपोज करो आपने कट पिट किया और आ गया 16.17, है तो सही, इसे समाप्त तो नहीं कर सकते, इमेज तो बन रही है, तो इसे मान लेंगे 17। कंफर्म? सपोज करो आती 17.80, तो इसे मान लेते 18। अब 18 आ गई तो हमें क्या करना है, हमेशा -1 करना होगा या नहीं? तो 135 का भाग दे दो, जितने डिग्री का दे, जितने भी डिग्री हो 360 बटे उतने कर देना। कट पिट करके जितना आएगा आप वही आंसर ले लोगे। कंफर्म हो यहां तक? सेकंड नंबर पॉइंट में लिखना। सेकंड नंबर पॉइंट में इसे डिस्कस करके देख लो। यदि दो समतल दर्पण के बीच
यदि दो समतल दर्पण के बीच थीटा डिग्री, यूं लिखना थीटा, यदि दो समतल दर्पण के बीच थीटा डिग्री का कोण बने, थीटा का मतलब 1 से लेकर 360 तक कोई डिग्री बन रही हो, कंफर्म, क्योंकि अब हम ये तो नहीं लिखेंगे कि 1 डिग्री का बने, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तब तो पूरी 360 लिखनी होंगी या नहीं। तो उसे 1 से लेकर 360 को हमने क्या कह दिया, थीटा डिग्री। मिस 10 डिग्री भी हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जितना भी बने, कंफर्म। यदि दो समतल दर्पण के बीच थीटा डिग्री का कोण बने तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ठीक। अब इसे इस पॉइंट में हमें 2 पॉइंट चाहिए होंगे या नहीं, एक सम संख्या का पॉइंट और दूसरा विषम संख्या का पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 2 में ए डाल लें, कंफर्म। पॉइंट नंबर 2 में ए डाल लो, लिख दो यदि प्रतिबिंबों की संख्या सम हो तो, मीन्स इफ द नंबर ऑफ इमेज विल बी इवन, यदि प्रतिबिंबों की संख्या सम हो तो लिख लिया। इस क्वेश्चन को अब लिख सकते हैं या नहीं, तो इसे क्वेश्चन को अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, देखो, यदि दो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण बने तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। देखो संख्या सम आ गई थी, ठीक, तो आपने -1 कर दिया था, तो आंसर कितना आया था, 3। तो इसमें लिखना एग्जाम्पल, जो ए नंबर आपने लिखा यदि प्रतिबिंबों की संख्या सम हो तो, एग्जाम्पल में लिखो यदि दो समतल दर्पण के बीच, एग्जाम्पल में लिखो यदि दो समतल दर्पण के बीच के बीच 90 डिग्री का कोण, यदि दो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण बने तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें, हाँ बिल्कुल। फ्रैक्शन में आएगी तो उसे फुल करो, ठीक है। कहीं भी जब फॉर्म फिल करने जाते हो और लिखा होता है कि आपका परसेंटेज, जो परसेंटेज अगर लिखा है 60 पॉइंट समथिंग, तो 61% लिखते हो या नहीं, आप अपना माइक ऑफ करो, वहां से आवाज यहां रिपीट आ रही है, सिर्फ क्वेश्चन पूछते समय आप माइक को ऑन करना, ठीक है। यहां तक कंफर्म हो, जैसे आप कोई फॉर्म भरने पहुंचे और आपके परसेंटेज हैं 70.60, तो इसे 71% लिखते हो या नहीं, क्योंकि कभी भी फॉर्म में कहा जाता है कि पार्शियल वैल्यू मत लिखना, ठीक। लेकिन जब आप साइंस की बात करो तो ये जो 60% इमेज बनी है इसे निगलेक्ट तो नहीं कर सकते, जब निगलेक्ट नहीं कर सकते तो इसे शो करना होगा। अभी जो आपने क्वेश्चन लिखा तो क्वेश्चन यही था यदि दो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण बने तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। तो आंसर में ये वाला लिख सकते हो, सॉल्व में ये लिख देना, सॉल्व आंसर। जो क्वेश्चन अभी आपने लिखा उसका सॉल्व ये लिखना, यदि दो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण बने तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। ये सॉल्व लिखो 360/90 इक्वल टू 4, और संख्या जब भी सम आएगी हमेशा -1 करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लाइन में लिखने की जरूरत तो नहीं है,
देखो यहां क्या लिखा हुआ है, बस हम अंतर क्या कर देंगे, यदि दो समतल दर्पण के बीच 45 डिग्री का कोण बने तो एग्जाम्पल नंबर 2 में इसे लिख लेना 360/45, आंसर में कर देना 7। जो लोग अभी आज क्लास के एकदम बीच में आए हैं वो बिल्कुल पजल मत होना, क्योंकि साइंस की क्लास अभी अब आपकी 10 या 15 मिनट बची हुई है। तो इस 15 मिनट में जब आप चैप्टर के बीच में होगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल आप फियर मत लो। फ्रेश जब कल आपकी क्लास होगी तो आप जब 10:30 बजे से जो आपकी टाइमिंग है 10 बजे से, और आप अपने टाइम शेड्यूल पर हो ना, सारी चीजें समझ में आएंगी। यहां तक कंफर्म हो या नहीं? नेक्स्ट वाली हेडिंग हमारी क्या होनी चाहिए, यदि प्रतिबिंबों की संख्या विषम हो तो। अभी तक आपने क्या किया था, यदि प्रतिबिंबों की संख्या सम हो तो, तब तो आपने ये 2 एग्जाम्पल कर लिए। नेक्स्ट हेडिंग में ये लिख सकते हैं यदि प्रतिबिंबों की संख्या विषम हो तो। नेक्स्ट हेडिंग लिखना बी नंबर पर, यदि प्रतिबिंबों की संख्या विषम हो तो। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल यदि प्रतिबिंबों की संख्या विषम हो तो में एग्जाम्पल यही लिखें। कितने डिग्री का कोण बन रहा है दो समतल दर्पण के बीच? 40 डिग्री का। तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करनी है। कंफर्म लिखना, यदि दो समतल दर्पण के बीच यदि दो समतल दर्पण के बीच 40 डिग्री का कोण बने यदि दो समतल दर्पण के बीच 40 डिग्री का कोण बने तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। सॉल्व में यह लिख देना 360/40। हाँ 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 बिल्कुल 180 तक हो रहा है, उसके बाद तो वो यूं चला गया। आप बीच में खड़े हो तो भी इमेज क्रिएट नहीं कर रहा होगा। हाँ, जितने भी बस पूछे आपको बस उतने भाई उतने कर देना। हाँ बिल्कुल, यहां तक कंफर्म हुए या नहीं? कोई डाउट? एग्जाम्पल में इसे सॉल्व में लिख लेना, 1-2 क्वेश्चन कर लें, एटेंडम जोड़कर देख लो। यदि दो समतल दर्पण के बीच 5 डिग्री का कोण बने, ठीक, हाँ, यदि दो समतल दर्पण के बीच 5 डिग्री का कोण बने तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। निकालो कितना होगा? 71। जैसे 17.60 आंसर आता है। हाँ, तो उसे 18 प्रतिबिंब करोगे। दर्पणों की संख्या होगी, दो प्रतिबिंबों की संख्या होगी 18। हाँ, और फिर 18 में -1 कर दोगे। संख्या तो विषम ही आनी चाहिए प्रतिबिंबों की, तो वो उसका मतलब क्या किया जाएगा? देखो, जब सम आ गई ना तो -1 कर दो। तो प्रतिबिंब की संख्या, अब देखो आपने क्या कहा, यदि 17.60 आ रहा हो तो आपने लिख दिया 18, ठीक। मान लो लिखा होता 18.60 तो 17 के बाद 18 आ गया या नहीं? तो संख्या क्या लिखते? 19। देखो विषम संख्या है तो यही आंसर कर दो, लेकिन सम संख्या आ गई -1 कर दो। प्रतिबिंब की संख्या कितनी कर दोगे? काउंट करोगे ही, छोड़ोगे नहीं। किसमें? 16.20 मीन्स 50 के नीचे। हाँ 16 ही आएगा, माइनस कर दोगे। जितना आता है सम संख्या आ जाएगी, माइनस कर देना, विषम है यूं ही छोड़ देना। हो गया यहां तक? विषम संख्या में नहीं काउंट कर, विषम जो होती है वो इसकी रियल संख्या होती है और सम संख्या में हमेशा -1 किया जाएगा, क्योंकि संख्याओं का एक अंतर होगा। आपने जो काउंट कर रखा है, जैसे आपने लिख तो दिया 18 इमेज, लेकिन 18 बनती ही नहीं, बनेंगी कितनी? 17, ठीक।
तो इसलिए -1 कर दिया गया क्योंकि 17 इमेज ही बनी रियल, तो इन 17 को ही हम काउंट कर लेंगे। यदि 18 बनती तो 18 लिखते, लेकिन यहां पर अगर 19 बन रही तो मान के चलना 19 बनेगी। प्लेन मिरर से जितने पॉइंट्स आपने पढ़े हैं एश्योर्ड है या नहीं? एक तरफ से करना शुरू करो। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब ऑप्शन में दे उल्टा, सीधा, पार्श्व उल्टा या इनमें से कोई नहीं। पार्श्व उल्टा कहेगा वास्तविक होगा, आभासी होगा या काल्पनिक? काल्पनिक होगा। वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा या वस्तु के बराबर? वस्तु के बराबर। नेक्स्ट में यदि कोई ऑब्जेक्ट ठीक समतल दर्पण की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है तो इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक। नेक्स्ट यदि समतल दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है 10 मीटर की दूरी पर तो बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी 10 मीटर होगी। वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की कुल दूरी 20 मीटर होगी। नेक्स्ट हमने ये देखा था यदि समतल दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका पूरा प्रतिबिंब देखना है तो कितने समतल दर्पण की जरूरत होगी? इसके लंबाई के आधे समतल दर्पण की। कंफर्म? अगर ये 6 फीट का है तो समतल दर्पण कितना चाहिए? 3 फीट का चाहिए होगा। नेक्स्ट में जब काउंट ऑफ इमेजेस कहे तो बस आपको क्या करना है, 360 बाई जितने डिग्री का कोण दिया हो भाग दे देना। भाग देने के बाद यदि सम संख्या है तो -1 और विषम आ जाए तो एज इट इज यूं ही छोड़ देना। कंफर्म? ठीक है। कल रिमेन जो आपका बचता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब।